हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कटिहार डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई CNW के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे यानी NFR के अंतर्गत जो कटिहार डिवीज़न आते हैं उसके अंतर्गत यह पेपर जूनियर इंजीनियर CNW डिपार्टमेंट के अंतर्गत यह पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो यह 21 अगस्त 2021 को यह पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें अगर बात करें तो टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पूछे गए थे एक्सल लोड ऑफ नॉन AC कोच इज डैश टन्स। इस नॉन AC कोच का एक्सल लोड कैपेसिटी जो टन होते हैं वो कितने टन के होते हैं। तो नॉन AC के लिए अगर बात करें तो यह 13 टन का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें AC कोच के लिए तो AC कोच का एक्सल लोड जो होता है वह 16.25 टन होता है। इसको साथ में भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे बफर हाइट रेंज ऑफ अ कोच फ्रॉम रेल लेवल इज डैश mm। रेल लेवल से एक कोच के बफर हाइट रेंज कितने mm के होते हैं वो पूछे गए हैं। तो बफर हाइट रेंज की अगर बात करें तो यह 1030 से लेकर 1105 mm के बीच के रेंज के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बात करें 1105 mm जो कि मैक्सिमम हाइट होती है वो एम्प्टी कंडीशन में होता है, और 1030 जो मिनिमम है वो लोडेड कंडीशन में मिनिमम होते हैं। ये इसको भी आप साथ में याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं रूफ सीट थिकनेस इन BCN A बैगन इज। मिस BCN A बैगन में रूफ सीट की थिकनेस कितने mm के होते हैं वो पूछे गए। तो यहाँ पर बात करें BCN A बैगन की रूफ थिकनेस की तो वह 1.6 mm का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हील बेस ऑफ कैसना बोगी इज डैश mm। कैसना बोगी का व्हील बेस कितने mm के होते हैं। तो कैसना बोगी की अगर व्हील बेस की अगर बात करें तो वह 2000 mm की होते हैं। यहाँ पर यह 2000 ± 5 mm तक होता है, जिसे यहाँ पर अगर बात करें तो 1995 से लेकर 2005 mm तक 2005 mm के बीच इसका रेंज होता है, जिसमें वो जो ट्रॉली होते हैं उसके साइड फ्रेम पर बटन पुट किया रहता है 1 2 3 के क्रम में, जिससे इसका व्हील बेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी व्हील बेस करंटली कितने mm के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे LHB का पूछ लिया जाए तो LHB का 2560 mm, और ICF की अगर बात करें तो यह 2896 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन PEASD इज डन एट डैश kg। मीन्स अलार्म चेन जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस का जो लगे होते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए डैश kg का वजन का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए अगर बात करें तो 7 to 10 kg का वेट का रिक्वायरमेंट होता है। यह पहले ICF कोच में रिक्वायरमेंट होते थे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 10 kg ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर परमिसिबल वेरिएशन इन अ व्हील डायमीटर ऑफ अ वैगन दैट इज सेम एक्सल टू एक्सल्स और बोगी टू बोगी। यानी वैगन के व्हील डायमीटर्स में परमिसिबल वेरिएशन यानी समान एक्सल से एक्सल और बोगी टू बोगी में क्रमशः कितने mm के होते हैं। तो सेम एक्सल की अगर बात करें जो कि वैगन के केस में यहाँ पर पूछा गया है, यानी गुड्स स्टॉक में, तो वह सेम एक्सल पर 0.5 mm होता है।
और वहीं अगर बात करें एक्सल टू एक्सल से पूछा गया, यानी सेम बोगी के लिए पूछा गया है। तो सेम बोगी के लिए अगर बात करें तो वैगन के केस में यह 13 mm के होते हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ पर बोगी टू बोगी की अगर बात करें तो सेम वैगन हो जाएगा, जो कि उसके लिए अगर 25 mm होता है, जो कि गुड्स स्टॉक के लिए होता है। यहाँ पर 0.5, 13 और 25 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन कंडमिंग लिमिट ऑफ अ फ्लैट टायर इन अ वैगन एंड अ कोच और लोको इज डैश mm। मीन्स वैगन और कोच लोको में फ्लैट टायर के कंडमिंग लिमिट के बीच का अंतर पूछा गया है। तो बात करें यहाँ पर फ्लैट टायर की, तो वैगन के केस में यह 60 mm का फ्लैट टायर की लिमिटेशन होती हैं, जबकि कोच और लोको के केस में यह 50 mm के लिमिटेशन रखी गई है। तो यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका 10 mm का डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं देयर आर डैश ब्रेक सिलेंडर इन अ LHB कोच। LHB कोच में ब्रेक सिलेंडर का संख्या पूछे गए हैं। तो बात करें यहाँ पर एक ट्रॉली हमारा होगा जिसमें 2 एक्सल लगे हैं, दूसरा ट्रॉली हमारा होगा जिसमें 2 एक्सल लगे हैं। प्रत्येक एक्सल पर हमारा 2-2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। तो इस प्रकार आपका टोटल 8 सिलेंडर पर कोच हो जाएगा LHB कोच के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन CDTS सप्लाई ऑफ एयर प्रेशर इन इज मेड थ्रू। मिस CDTS में एयर प्रेशर की सप्लाई डैश के द्वारा होते हैं। तो CDTS की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत फीड पाइप का प्रेशर भेजा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द कलर ऑफ BPC यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ क्लोज सर्किट रेक इज। इस क्लोज सर्किट रेक के ब्रेक पावर प्रतिशत का रंग क्या होता है वो पूछे गए यहाँ पर। तो बात करें CC रैक के केस में अगर, तो इसकी जो हमारा BPC के कलर होते हैं वह येलो कलर की इशू किए जाते हैं। इसकी अगर बात करें ब्रेक पावर परसेंटेज यानी BP परसेंटेज की, तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर यह 100% और 90% इन रूट में रखा जाता है मिनिमम ब्रेक पावर। साथ ही साथ इसकी BPC की वैलिडिटी 35 डेज की होती है, जिसमें इसका जो +5 डेज है वह लोडेड कंडीशन में ग्रेस पीरियड दिया जाता है, ताकि उसकी जो लोडेड गुड्स वगैरह है उसको अनलोडिंग किया जा सके। साथ ही साथ CC रैक यानी क्लोज सर्किट वाले रैक की एग्जामिशन के लिए 100 मैन आवर्स पर रैक की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, जिसको आप याद रखने का प्रयास करें। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी येलो कलर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस ऑफ अ बॉर्न व्हील प्रोफाइल, यानी जो हमारा WWP बॉर्न व्हील प्रोफाइल होता है ऑफ अ कोच इज डैश mm। मिस जो हमारा कोच के बॉर्न व्हील प्रोफाइल के जो व्हील के फ्लैंज के मैक्सिमम थिकनेस पूछे गए हैं, तो इसके लिए अगर बात करें मैक्सिमम लिमिट होती है वह 25 mm मैक्सिमम और 20 mm वह मिनिमम होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपसे अगर मैक्सिमम पूछा गया है तो 20 के नियर बाई आप ऑप्शन नंबर सी ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन कैसना बोगी। मिस कैसना बोगी में किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो कैसना बोगी अंतर्गत बात करिए अगर, तो CTRV का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग, यानी टेपर जो हमारा वर्ड यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लोइंग आर द फैक्ट अबाउट राइडिंग इंडेक्स। इस राइडिंग इंडेक्स के मामले में जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं उसको सही है या गलत उसके फॉर्म में यहाँ पर डिसाइड करने हैं। तो पहले अगर स्टेटमेंट की अगर बात करें तो राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच इज मोर देन एन ICF कोच। अगर बात करें LHB कोच की, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि ज़्यादा होता है, तो यह सारा गलत बात है, क्योंकि LHB कोच की जो राइडिंग इंडेक्स होती है वो 2.5 से लेकर 2.75 के बीच होता है, जबकि अगर बात करें ICF की राइडिंग इंडेक्स की तो वो 3.5 तक होता है। तो इस मुकाबले में आप देखिए तो ICF का ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड है द यूनिट ऑफ राइडिंग इंडेक्स इज mm में कोई यूनिट नहीं होती है राइडिंग इंडेक्स की। साथ ही साथ अगर यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है द लेजर इज द राइडिंग इंडेक्स इज लेजर द कंफर्ट, जितना कम हमारा राइडिंग इंडेक्स होगा उतना कम कंफर्ट होगा, जो कि ये गलत है। जिस भी कोच का जितना भी कम हमारा राइडिंग इंडेक्स होगा उतना हमारा कंफर्ट। जैसे अगर बात करें ICF की जिस प्रकार हमारा 3.5 है और LHB का 2.5 है, तो इस प्रकार आप देख पाएंगे इसमें हमारा कंफर्टनेस कम मिलता है, जबकि LHB में हमारा ज़्यादा मिलता है। तो जिसका हमारा राइडिंग इंडेक्स कम होगा उसमें कंफर्टनेस ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार हमारा सारा स्टेटमेंट गलत हो गया। और यहाँ से हमको देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में हमारा तीनों गलत दिया गया है, तो आप पाएंगे ऑल आर फॉल्स ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पर द पीरियोडिसिटी ऑफ मेंटेनेंस शेड्यूल्स ऑफ LHB कोच इज गिवन एज फ्लोज। मिस LHB कोच के मेंटेनेंस शेड्यूल्स की आवधिकता यहाँ पर 4 स्टेटमेंट के द्वारा दिए गए हैं। इसमें सही और गलत का हमको पता लगाना है। तो बात करें यहाँ पर पहले स्टेटमेंट की, तो D3 शेड्यूल्स जो होता है 180 डेज और ±5 डेज के अंतराल पर होता है, जो कि सही है दिया गया है। सेकेंड है हमारा SS1 18 मंथ ±30 डेज, और यहाँ पर हमारा 6 लाख किलोमीटर होना चाहिए था। तो यहाँ पर यह ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 6 लाख किलोमीटर अगर होता हमारा तो ये भी हमारा सही हो जाता। थर्ड है हमारा SS2 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 2, जो कि हमारा होता है SS2 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स, जो भी पहले उस केस में होता है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। लास्ट हमारा दिया गया है सॉफ्ट शेड्यूल 3 यानी 6 वर्ष या 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएंगे और पहले ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो 1 और 4 यहाँ पर सही है, बाकी सारे यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखेंगे कि 1 और 4 की तरफ जाएंगे, जो कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस में 1 और 4 मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आपका बात करें तो 1 और 4 आर करेक्ट होना चाहिए, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रश्न को आप स्किप कर सकते हैं, जिसका आपका मार्क्स दिया गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक ऑफ LHB कोच इज डैश mm। LHB कोच का सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक कितने mm के होते हैं? तो LHB कोच की अगर बात करें पिस्टन स्ट्रोक की तो वह 21 mm का होता है, जबकि अगर बात करें ICF कोच की तो वह 32 mm का होता है, जो कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर इन LHB कोच इज डैश लीटर। LHB कोच में ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता कितने लीटर के होते हैं? तो यहाँ पर LHB कोच के अंतर्गत ऑक्सिलरी रिजर्वायर की कैपेसिटी पूछे गए हैं, जो कि 200 लीटर का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर देयर आर डैश शॉक ऑब्जर्वर्स इन आ फिएट बोगी। एक फिएट बोगी में कितने शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं उसकी संख्या पूछे गए यहाँ पर। तो बात करें फिएट बोगी में, एक फिएट बोगी अगर बात करें जो हमारा चारों चक्के पर हमारा प्राइमरी डैम्पर लगे होते हैं, जिसकी संख्या टोटल 4 होते हैं।
सेकेंडरी डैम्पर्स की अगर बात करें सॉकेट्स की, तो उसकी संख्या टोटल 2 होते हैं। एक हमारा लेटरल डैम्पर होता है और 2 हमारा यो डैम्पर लगे होते हैं पर बोगी के अंतर्गत, जिसको आप सारे को ऐड करेंगे तो टोटल 9 की संख्या में आ जाएगा, जो कि पर बोगी होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर बोगी 9 की संख्या में शॉक एब्जॉर्बर्स एलएचबी कोच यानी फिएट बोगी के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कंडमिंग व्हील डायमीटर्स इन अ फिएट बोगी इज डैश mm। इस फिएट बोगी में कंडमिंग व्हील डायमीटर्स कितने mm के होते हैं? तो चूंकि यहाँ पर 855 mm हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका 845 दिया गया है, तो आप 845 ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लोर सीट थिकनेस ऑफ बॉक्सन आर बैगन इज डैश mm। इस बॉक्सन आर बैगन की फ्लोर सीट की थिकनेस पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें तो आर से रिहेबिलिटेशंस का जो हमारा शब्द आते हैं वो हो जाएगा, जो हम बॉक्सन जो बैगन है उसके जो मिड लाइफ रिहेबिलिटेशंस होते हैं उसके बाद इसकी फॉर्मेशंस बॉक्सन आर में कर दिया जाता है रिहेबिलिटेशंस, और जो हमारा अपग्रेडेशंस होते हैं मॉडिफिकेशंस वगैरह उसको करके हमारा बात करें तो हमारा बॉक्सन होते हैं वो माइल्ड स्टील का बना होता है, जबकि बॉक्सन आर है वो हमारा IRSM 44 का बना होता है, जिसे स्टेनलेस स्टील के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत हमारा 6 स्टेंसिंग दिया जाता है साइड वाल पर, और जबकि यहाँ पर स्टेंसिंग की संख्या की बात करें तो टोटल 9 की संख्या में होते हैं। और इसकी अगर बात करें फ्लोर सीट की अगर बात करें तो बॉक्सन आर वैगन्स में फ्लोर सीट की थिकनेस 4 mm के केबल रखा जाता है, जो कि स्टेनलेस स्टील के कारण यह मजबूती प्रदान करता है, इसलिए इसकी थिकनेस केवल 4 mm ही प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देयर आर डैश लेबलिंग बाल्ब फिटेड इन 1 एयर स्प्रिंग बोगी। एक एयर स्प्रिंग बोगी में लेबलिंग बाल्ब की संख्या पूछे गए हैं। तो लेबलिंग बाल्ब की अगर संख्या की बात करें तो लेबलिंग बाल्ब का काम होता है जो हमारा कोच बॉडी का लेवल है उसको रेगुलेट करना होता है, यानी समान बनाए रखना होता है दोनों तरफ, जिसके कारण हमारा दोनों ईयर बेल्लो जो है पर बोगी पर वहाँ पर लेबलिंग बाल्ब प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा बात करें तो 02 की संख्या में पर बोगी लेबलिंग बाल्ब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर परमिसिबल बियर इन आ नकल नोज इज डैश mm। इस नकल नोज में परमिसिबल बियर डैश mm तक होता है। तो नकल नोज में अगर बात करें तो 10 mm तक परमिसिबल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है CBC कंट्रोल गेज नंबर 3 इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डिफेक्ट ऑफ। मिस डैश के त्रुटि का पता लगाने के लिए CBC कंट्रोल गेज नंबर 3 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें कंट्रोल गेज नंबर 3 की, तो वह नकल के डिफेक्ट्स के पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द पीरियोडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोच, स्लीपर कोच और जनरल कोच आर रेस्पेक्टिवली। मिस AC कोच, स्लीपर कोच और जनरल कोच में पेस्ट कंट्रोल की पीरियोडिसिटी यानी आवधिकता पूछे गए हैं। तो AC कोच में यह 15 दिन, स्लीपर कोच में 1 मंथ, और जो हमारा जनरल क्लास कोच होते हैं उसमें 2 मंथ के अंतराल पर पेस्ट कंट्रोल करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर व्हील गेज शुड बी मेजर ऑन। इस व्हील गेज को मापा जाता है, तो व्हील गेज को ऑफ लोड कंडीशन में मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आफ्टर रीचिंग एन एक्सीडेंट साइट द फर्स्ट स्टेप इज टू। मिस दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के बाद सर्वप्रथम क्या किया जाना चाहिए। तो
तो सर्वप्रथम यहाँ पर पूछा गया कि फर्स्ट स्टेप क्या लिया जाना चाहिए। तो जो भी दुर्घटना स्थल है उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना होता है, ताकि कोई हमारा बाहरी असामाजिक वगैरह कुछ उसमें इन्वॉल्व ना हो सके। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट द साइट सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ, मीन्स क्लेविस और क्लेविस पिन किसका भाग होता है, तो वह ट्रांजिशन कपलर का भाग होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर द पर्पस ऑफ बफिंग गियर इज टू, इस बफिंग गियर का उद्देश्य क्या होता है, तो वर्क एज कशंस स्मूथेन शॉक ड्यूरिंग द इम्पैक्ट बिटवीन व्हीकल्स, जब भी हमारा व्हीकल्स दो भी कोच या वैगनों के बीच जो शॉक्स लगते हैं उसको आसानी से ट्रांसमिट वगैरह कर सके, उसके लिए हमारा बफिंग गियर्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ्लुएंट सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ बायो टॉयलेट्स, इस बायो टॉयलेट्स की जो हमारा एफ्लुएंट्स है उसकी सैम्पलिंग वगैरह कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें एफ्लुएंट्स की सैम्पलिंग और टेस्टिंग तो वह 19 डेज के अंतराल पर कराए जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोई भी ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर इसका कोई भी ऑप्शन सही उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर आप 90 डेज इसको याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर बिफोर लिफ्टिंग अ कोच LHB कोच विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट शुड बी रिमूव्ड और डिसनेगेज, मीन्स LHB कोच के उठाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हटाया या बंद किया जाता है। तो इसमें हमारा अगर बात करें तो पहला हमें देखा जाता है कि व्हील सेट अर्थिंग इक्विपमेंट हटाया जाता है, यो डैम्पर को भी हटाया जाता है, सेकेंडरी लेटरल डैम्पर को भी हटाया जाता है और सेंट्रल पिवट सिक्योरिटी प्लेट को भी हटाया जाता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव यानी सारे जो 4 पार्ट्स हमारे दिए गए उसको हटाया जाए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पार्ट्स है जो यहाँ पर दिए नहीं गए हैं, उसको भी यहाँ पर हमको रिमूव किया जाता है जब भी कोच और बोगी को हमको डिसमेंटल करना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लोइंग आर द फैक्ट अबाउट PERT चार्ट्स, यानी PERT चार्ट्स के संदर्भ में कौन से तथ्य यहाँ पर सही या गलत वो पता लगाना है। तो PERT की अगर बात करें तो प्रोग्राम इवेल्युएशंस रिव्यू टाइमिंग, ये इसका नहीं होता है तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड देखें तो प्रोग्राम इवेल्युएशंस रिव्यू टेक्निक, ये हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा जो प्रोग्राम इवेल्युएशंस टेक्निक है उसको रिव्यू करने का जरिया होता है। अब उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो PERT है हमारा उसको यूज किया जाता है कैलकुलेट रियलिस्टिक टाइम्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट, यानी एक प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड भी सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला गलत है, सेकंड सही, थर्ड सही। चौथा की बात करें तो टू यूज रिव्यू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये गलत हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर बात करें तो 2 एंड 3 इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए गए हैं फॉलोइंग फैक्टर्स आर अबाउट ब्रेक एक्सीलेटर्स, ब्रेक एक्सीलेटर्स के संदर्भ में कौन से कथन सही या गलत है उसको यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो यूज्ड इन एवरी ब्रेक एप्लीकेशन, जो कि गलत है यहाँ पर, यानी एवरी ब्रेक एप्लीकेशंस में ब्रेक एक्सीलेटर्स का प्रयोग यूज नहीं किया जाता है। यूज्ड इन ओनली इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, यानी केवल इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के समय ही ये इसका यूज होता है, ये सही है। कनेक्टिव टू BP पाइप, यानी ब्रेक पाइप से कनेक्टेड होता है जो हमारा ब्रेक एक्सीलेटर है। कनेक्टिव टू FP पाइप, ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर बात करें तो सेकेंड और थर्ड हमारा सही है, जो कि देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। 2 एंड 3 इज करेक्ट।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर फ्लोइंग फैक्ट्स आर अबाउट डंप वाल। डंप वाल के बारे में कौन सा कथन या सही या गलत है उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है यूज्ड ओनली इन डी ब्रेकिंग, केवल डी ब्रेकिंग में यूज किया जाता है, जो कि गलत है। यूज्ड इन ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग, ये हमारा सही हो जाएगा। थर्ड की अगर बात करें तो ऑपरेट्स ऑन 110 वोल्ट एसी, गलत है। ऑपरेट्स ऑन 110 वोल्ट्स डीसी, यानी डीसी वोल्ट्स पर यह यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा 2 और 4 करेक्ट होगा, जो कि बात करें ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है थिकनेस ऑफ अ न्यू ब्रेक पैड एज वेल एज कंडमिंग थिकनेस आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। मीन्स एक नए ब्रेक पैड की मोटाई एवं निंदा की मोटाई क्रमशः डैश और डैश यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बात करें न्यू ब्रेक पैड की थिकनेस की तो वह 35 mm और कंडमिंग लिमिट 7 mm पर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो विच टाइप ऑफ सीबीसी यूज इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच के अंतर्गत किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। तो इच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स की प्रावधान होता है, जिससे कोई कोच एक्सीडेंट के दौरान एक दूसरे पर नहीं चढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जॉ गैप टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन नकल इज इन। मीन्स जॉ गैप टेस्ट करते समय नकल किस स्थिति में होना चाहिए। तो वह क्लोज पोजीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ योर डैम्पर इज। मीन्स योर डैम्पर्स की कंप्रेस्ड लेंथ पूछा गया है। तो यह 703 ± 3 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इज डैश। यानी एंटी रोल बार का मुख्य कार्य क्या होता है। तो प्रिवेंट रोलिंग एक्शंस ऑफ द कोच, यानी जो कोच के रोलिंग एक्शंस वगैरह होते हैं उसको रोकना होता है, एंटी रोल बार का काम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फीबा गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन प्रेशर इज एनी ऑफ द 2 बेलोज इन सेम बोगी फॉल्स बिलो। यानी फीबा सक्रिय हो जाता है जब एक ही बोगी में 2 में से किसी एक दबाव से नीचे गिर जाता है। तो 1 kg प्रेशर से ज़्यादा अगर फ्लक्चुएट होने यानी गिरने लगता है तो उस दौरान हमारा फीबा यूनिट एक्टिवेट हो जाती है और वह जो हमारा ग्रीन है उससे हमारा कन्वर्ट होकर रेड शो करने लगता है और गाड़ी में ब्रेक लगने लगते हैं, जिससे हमारा लीकेज का पता लगने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर द 3 प्रेशर एक्टिंग ऑन KE टाइप DVR। जो हमारा KE टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व पर अभिनय करने वाले 3 तरह के प्रेशर लाइंस कौन से होते हैं। तो हमारा ब्रेक पाइप, फीड पाइप और कंट्रोल रिजर्वायर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शंस फ्रॉम हेड स्टॉक फॉर लॉन्ग केस बफर इज। इस लॉन्ग केस बफर के लिए हेड स्टॉक से मानक बफर प्रोजेक्शन की जो हमारा लिमिटेशन होती है वह पूछे गए हैं। तो वो हमारा 635 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो मिनिमम बफर प्रोजेक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो वह 584 यानी 584 mm का होता है मिनिमम बफर प्रोजेक्शन। वहीं अगर आपसे बफर्स की जो हमारा बफर प्लंजर की फेस डाया जो होता है वो उसकी डायमीटर अगर बात करें डाया की तो वह 457 यानी 457 mm का होता है। इसके अलावा यह जो हमारा फेस है वह कास्ट स्टील का बना होता है। ये सारे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं इसको आप याद रखने का प्रयास करें।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक रिलीज टाइम एंड ब्रेक एप्लीकेशन टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। मिस डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में ब्रेक रिलीज का समय और ब्रेक लगने का समय क्रमशः कितने और कितने होते हैं वह पूछा गया है। तो बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं भी सिंगल या डबल पाइप का जिक्र नहीं किया गया है कि कौन से तरह का या वर्किंग प्रोसीजर है। तो यहाँ पर बात करिए अगर हम ट्विन पाइप के अनुसार अगर लेते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले ब्रेक रिलीजिंग टाइम हमसे पूछा गया है। तो ट्विन पाइप में हमारा ब्रेक रिलीजिंग टाइम 15 से 20 सेकेंड और एप्लीकेशन टाइम की बात करें तो वह 3 to 5 सेकेंड होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर्स इन द ब्रेक सिलेंडर ऑफ अ वॉक्सवैगन वैगन्स व्हेन लोको पायलट ड्रॉप्स ब्रेक पाइप प्रेशर्स बाय 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स एक वॉक्सवैगन वैगन के ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम दबाव क्या होता है जब लोको पायलट के द्वारा ब्रेक पाइप प्रेशर्स को 1.6 kg के द्वारा ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें कि हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है भारतीय रेलवे में वह ग्रेजुएटेड रिलीज प्रोसेस पर काम करता है, जिसमें कोई भी प्रेशर अगर लोको पायलट के द्वारा गिराया जाता है उसकी 2.5 गुना यानी 2.5 टाइम्स प्रेशर लेकर वह ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर की मदद से। तो यहाँ पर 1.6 गिराया गया है, तो 1.6 इंटू 2.5 का प्रेशर यहाँ पर सिलेंडर को ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाएगा। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर मैक्सिमम 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg का प्रेशर मैक्सिमम वहाँ पर जा सकता है। इसके बाद अगर जाता है तो ऑटोमेटिक वह बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार अगर गिरते हैं तो 3.8 से ज़्यादा प्रेशर आता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी 3.8 kg हो जाएगा सही उत्तर इसका। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है न्यूली बिल्ट ICF कोच शुड बी IOH आफ्टर डैश मंथ। मिस जो हमारा इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग किया जाता है ICF कोच का, वह न्यूली बिल्ट कोचेज का कब किया जाता है। तो न्यूली बिल्ट कोच की अगर बात करें तो वह 12 मंथ के अंतराल पर कराए जाते हैं। वहीं अगर नॉर्मल केस में अगर आपसे पूछा जाए तो नॉर्मल केस में यह 9 मंथ के अंतराल पर इसका IOH ICF कोच का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एच टाइप टाइट लॉक कपलर। जो हमारा CBC है उसके वीकेस्ट लिंक यानी सबसे कमज़ोर कड़ी पूछा गया है, जो कि हमारा नक्कल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ C सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा यहाँ पर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड, यानी जो नीचे कथन दिए गए उसमें कौन सही या गलत उसको पता लगाना है। तो पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो वैगन बिकम ड्यू POH ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इंडिकेटेड इन द रिटर्न डेट। जो हमारा वैगन्स पर रिटर्न डेट जो मेंशन होता है उसकी लास्ट जो मंथ होती है वो ही हमारा ड्यू POH डेट होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर एम्प्टी वैगन्स विल बी मार्क्ड शिफ्ट फॉर POH अप टू 30 डेज एडवांस ऑफ द ड्यू डेट। जो हमारा वैगन्स पर मार्क होता है डेट उससे 30 डेज पहले भी हम उसको POH कर सकते हैं अगर वैगन हमारा एम्प्टी कंडीशन में हो। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है लोडेड वैगन विल बी अलाउ अप टू 30 डेज आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ POH। जो हमारा POH का ड्यू डेट है उससे हम 30 डेज बाद तक भी उसको अलाउ कर सकते हैं अगर वैगन लोडेड कंडीशन में हो। तो 3 हमारा प्रोसीजर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग के लिए दिया गया है। जो कि चौथा ऑप्शन की अगर बात करें स्टेटमेंट की तो लोडेड वैगन विल बी अलाउ अप टू द लास्ट डेट, ये हमारा गलत हो जाए क्योंकि हम जो लास्ट डेट ड्यू डेट होता है POH का वो लोडेड कंडीशन में 1 मंथ बाद तक भी अलाउ करते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि फर्स्ट 2, 3 कौन से ऑप्शंस में है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है पिस्टन स्ट्रोक ऑफ वॉक्सवैगन वैगन इज एज फॉलोज।
जो बॉक्सन वैगन होते हैं उसके पिस्टन स्ट्रोक यहाँ पर दिए गए हैं क्रमशः 1 2 3 4 में, और यहाँ पर हमसे सही या गलत का पता लगाना है। तो बॉक्सन वैगन के लिए अगर बात करें तो एम्प्टी कंडीशन में हमारा 85 ± 10 mm होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शंस की तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड अगर बात करें लोडेड कंडीशन में, जो कि हमारा गलत है, क्योंकि लोडेड कंडीशन में हमारा 130 mm होता है ± 10 के केस में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एम्प्टी कंडीशन में 105 है, ये भी हमारा गलत है। लोडेड कंडीशन में 130 ± 10 mm होता है, तो 1 और 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बॉक्सन वैगन के पिस्टन स्ट्रोक के संदर्भ में सही स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी हमारा ऑप्शंस 1 और 4 नहीं दिया गया है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टू अनकपल BP एंड AP पाइप एयर होज इट्स एसेंशियल टू, यानी ब्रेक पाइप और फीड पाइप एयर होज को अलग करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो क्लोज एडसेंट एंगल कॉक, जो हमारा 2 वैगन या कोचों के बीच जो लगे एंगल कॉक होते हैं उसको पहले बंद करना होता है, जब हम उसके बाद हम एयर होज पाइप को अनकपल करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशंस ऑफ व्हील ट्रेड, व्हील ट्रेड का मानक झुकाव कितना है? तो यहाँ पर व्हील ट्रेड पर इंक्लाइनेशन पूछे गए हैं, जो कि 1/20 mm होता है, यानी 20 mm पर 1 mm का टेपर्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर आपसे व्हील ट्रेड पर पूछा गया था, अगर आपसे व्हील फ्लैंज पर पूछा जाता तो 1/2.5 mm इसका उत्तर होता। तो इसको भी आप साथ में याद रखें, कहीं कहीं आपसे प्रश्न घुमाने के चक्कर में आपसे व्हील फ्लैंज पूछ लिया जाता है, तो आप उस प्रश्न को गलत ना करें, तो इसको आप ध्यान में रखा करें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, व्हाट इज द कंडमिंग साइज ऑफ EM पैड, जो इलास्टोमेरिक पैड होता है कैसना बोगी में, उसकी कंडमिंग लिमिटेशंस कितने होते हैं वो पूछे गए हैं यहाँ पर, जो कि हमारा 42 mm होता है, जो कि कंडमिंग होता है हमारा EM पैड की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें न्यू कंडीशंस में, तो न्यू कंडीशंस में यह 46 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बैरल लेंथ एंड डायमीटर ऑफ BTPN वैगन आर -mm एंड -mm रेस्पेक्टिवली। BTPN वैगन की बैरल की लंबाई और डायमीटर्स पूछे गए यहाँ पर। तो बात करें यहाँ पर, पहले हमसे बैरल लेंथ पूछा गया है, तो बैरल लेंथ हमारा 11,458 mm होता है, और डायमीटर की बात करें तो 2840 mm के होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द पीरियोडिसिटी फॉर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग ऑफ बॉक्सन HL और बॉक्सन HS वैगन्स, यानी जो बॉक्सन HS और बॉक्सन HL वैगन है उसकी POH की अवधि पूछा गया है। तो हमारा अगर बात करें तो पहला फर्स्ट POH इसका 6 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, और जो सब्सिक्वेंट पीरियड हम करते हैं वो 4.5 ईयर्स के अंतराल पर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर है, कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ यो डैम्पर, मिस यो डैम्पर की कंप्रेस्ड लंबाई पूछे गए हैं। तो कंप्रेस्ड लेंथ की अगर लंबाई की अगर बात करें तो 703 ± 3 mm होता है। ये प्रश्न को रिपीटेशंस कर दिया गया है, तो इससे आपका बोनस मार्क्स आप ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 2 यहाँ पर प्रश्न रिपीटेशंस हो चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न यहाँ पर रिपीटेशंस कर दिए गए हैं, द मेन फंक्शंस ऑफ एंटी रोल बार इज, एंटी रोल बार का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रिवेंट रोलिंग एक्शंस ऑफ कोच, यानी कोच के रोलिंग मोशंस को जो हमारा मोशंस होते हैं उसको रोकना होता है। बी ऑप्शन यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन ब्रेक्स आर मैन्युअली रिलीज्ड बाय
QRB यानी क्विक रिलीज वाल्व विच प्रेशर विल बी वेंट आउट, मीन्स कौन सा प्रेशर बाहर निकलेगा जब क्विक रिलीज वाल्व को मैनुअल रूप से रिलीज किया जाता है, तब कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर हमारा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है आइडियली प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग शुड बी, यानी आदर्श रूप से यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में दबाव ऐसा होना चाहिए। तो कंट्रोल रिजर्वायर का जो हमारा प्रेशर होता है वो 5 kg प्रेशर सिंगल या डबल किसी में केस में हमारा होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सेकेंड बात करें तो ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो कि 6 kg का प्रेशर होता है, तो बात करें ऑक्सिलरी रिजर्वायर की तो हमारा सिंगल पाइप में यह 5 kg का प्रेशर होता है और वहीं ट्विन पाइप में इसका प्रेशर 6 kg का प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वायर का होता है। तो यहाँ पर अगर देखिए अगर हम तो आदर्श आइडियली रूप से पूछा गया है, तो आप CR को ले सकते हैं, AR को 6 kg आप ले सकते हैं सही रूप से। CR का प्रेशर का भी 6 kg होता नहीं है और AR का प्रेशर हमारा 5 kg दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें तो 1, 2 और 4 3 ऑप्शंस यहाँ सही उत्तर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया, 1 और 4 केवल दिया गया है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर आप ले सकते हैं सही उत्तर। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। CR का प्रेशर 5 kg और ER का प्रेशर हमारा 6 kg हो जाएगा अगर ट्विन पाइप अगर हमारा ब्रेकिंग सिस्टम होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें आइडियली रूप से पूछा गया है प्रश्न के अनुसार आदर्श रूप से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं रिडक्शंस इन ब्रेक पाइप प्रेशर इज एज फॉलोज, मीन्स ब्रेक जो हमारा ब्रेक पाइप प्रेशर में गिरावट इस प्रकार है। तो पहले में दिया गया कि मिनिमम जो एप्लीकेशन है उसके दौरान 0.5 से लेकर 0.8 kg का प्रेशर गिरता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सर्विस एप्लीकेशन के दौरान 0.8 से लेकर 1 kg का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, ये भी सही है। फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान 1 से लेकर 1.5 kg का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, ये भी सही है। चौथी बात करें तो इमरजेंसी एप्लीकेशन के दौरान 1.5 एंड एबव जब 3 पॉइंट मैक्सिमम होता है 8 तक वहाँ तक ड्रॉप किया जा सकता है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन में हमारा सही है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ऑल आर ट्रू इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन विच शेड्यूल्स डट कलेक्टर्स इन कोचिंग स्टॉक शुड बी क्लीनेड, मीन्स कोचिंग स्टॉक में डट कलेक्टर्स को किस शेड्यूल में साफ किया जाता है। तो डट कलेक्टर की अगर बात करें कोचिंग स्टॉक के अंतर्गत तो वो IOH के दौरान साफ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द चोक साइज ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व एंड पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व रिस्पेक्टिवली, मीन्स गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व का चोक साइज कितना mm के होते हैं। तो बात करें यहाँ पर गार्ड इमरजेंसी और पैसेंजर इमरजेंसी ब्रेक अलार्म वाल्व की दोनों 8 mm के होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर न्यूली वेट बॉक्स एंड वैगन्स फर्स्ट पीरियोडिसिटी फॉर POH इज, मीन्स नवनिर्मित बॉक्स एंड वैगन का पहला पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। तो फर्स्ट पीरियोडिसिटी POH के लिए अगर बात करें बॉक्स एंड वैगन के लिए तो वह 6 वर्ष के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं द ट्रैक्टिव इफोर्ट्स ऑफ द लोको टू द इंडिविजुअल वैगन्स आर ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ, मीन लोकोमोटिव की ट्रैक्टिव फोर्स एफर्ट को व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल वैगन्स तक किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। तो वह ड्रॉ गियर्स के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कंडमिंग डायमीटर्स ऑफ अ बीटीपीएन व्हील इज मिस बीटीपीएन वैगन्स जो हमारा व्हील्स होते हैं उसकी कंडमिंग लिमिटेशंस क्या होते हैं। चूँकि बीटीपीएन वैगन के अंतर्गत हमारा कैसनर ट्रॉली प्रयोग किया जाता है जिसकी न्यू कंडीशंस में अगर बात करें तो 1000 mm डाया होता है और 906 mm पर हम इसको कंडम करते हैं। तो कंडमिंग डायमीटर यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही या गलत का पता लगाना है यहाँ पर। तो पहला दिया गया बीच स्टेटमेंट्स जो हमारा प्रश्न है कि प्राइमरी एंड पिट मेंटेनेंस आर ट्रू, मिस किस केस में जो प्राइमरी एंड पिट मेंटेनेंस के संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं कि 100% ब्रेक पावर शुड बी इंश्योर्ड ड्यूरिंग मेंटेनेंस। जो हमारा कोचिंग मेंटेनेंस होता है उसके केस में जो हमारा प्राइमरी मेंटेनेंस होता है उसमें हमारा 100% ब्रेक पावर्स को इंश्योर किया जाता है। तो यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन यहाँ सही उत्तर हो जाएगा स्टेटमेंट। सेकेंड की बात करें तो 6 आवर्स यानी 6 घंटे शुड बी टेकन फॉर एग्जामिनेशंस ऑफ 24x, जो 24 कोचों के रेक होते हैं जो हमारा उसके लिए एग्जामिनेशन टाइम हमारा 6 घंटे दिए जाते हैं, ये भी सही है। 3 आवर्स शुड बी टेकन फॉर एग्जामिनेशन फॉर 12 ब्रेक्स, ये कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है। और चौथे की अगर बात करें ऑप्शंस की तो चौथे ऑप्शन यहाँ पर है ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज एज बोगी सेट्स, जब भी बोगी सेट्स चेंज किया जाता है तो हमारा ब्रेक ब्लॉक भी उसके साथ चेंज करना चाहिए। तो चौथे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन किस ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ए रेलवे एम्प्लॉय इज ग्रांटेड 30 days LAP इन अ कैलेंडर ईयर एंड इज डन इन डैश, मिस एक रेल कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों का LAP प्रदान किया जाता है, तो डैश में किया जाता है वो इसका इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें LAP का जो हमारा अगर बात करें 30 LAP जो एक वर्ष में कर्मचारी को प्रदान किया जाता है वह 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 LAP के केस में यह इंस्टॉलमेंट कर्मचारी के अकाउंट में कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू अबाउट CCL, यानी चाइल्ड केयर लीव के संदर्भ में कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वह सही है या गलत है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। ये चाइल्ड केयर लीव की अगर संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिए गए। पहला है कि मैक्सिमम अलाउबल पीरियड इज 3 years, यानी जो हमारा CCL पीरियड है वो 3 years तक मैक्सिमम अलाउबल होते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर अगर बात करें तो यह 2 चिल्ड्रेन तक अलाउबल होते हैं, जब तक वह चिल्ड्रन यानी बच्चा 18 वर्ष तक ना हो जाए तब तक महिला रेल कर्मचारी को उसको चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है बच्चे की देखभाल करने के लिए। तो यहाँ पर बात करें तो 3 year का जो पीरियड है वो हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड जो स्टेटमेंट दिया गया कैन बी टेकन अप टू 2 children, ये सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर बात करें मॉडिफिकेशंस की तो यहाँ पर हमारा जो इल्डेस्ट जो चिल्ड्रेन होता है 2 children उस केस में दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो सही उत्तर होगा। कैन बी ग्रांटेड मोर देन 3 स्पेल्स इन अ कैलेंडर ईयर, 3 स्पेल से ज़्यादा प्रदान कभी नहीं किया जाता है जो हमारा CCL है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट कैन नॉट बी ग्रांटेड लेस देन 15 days, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि एज पर RBE 64 2019 जो हमारा लेटर आया था उसके अनुसार मिनिमम आप 5 days तक CCL एक स्पेल्स में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका केवल ऑप्शन नंबर सेकेंड सही उत्तर होगा जो कि कैन बी टेकन अप टू सेकेंड 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रेन तक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज ट्रू हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें टोटल 730 दिन का CCL दिया जाता है, जिसमें पहला 365 डेज है उसमें 100% बेसिक का भुगतान किया जाता है और नेक्स्ट 65 डेज का जो बेसिक का 80% जो होता है
उस बेसिक का कर्मचारी महिला कर्मचारी को वेतन भुगतान किया जाता है। तो इस सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को आप याद रखें, इससे काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी जो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत, वह पूछा गया है। तो इसमें अगर बात करें तो पहला दिया गया यहाँ पर SF1 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 किसके लिए, तो यह ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए होता है, तो ये सही हमारा स्टेटमेंट है। सेकेंड है यहाँ पर SF4, मिस SF4 जो होता है वो हमारा रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। SF11 है वो माइनर पेनाल्टी के लिए सही है, जबकि SF7 होता है वो हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स के लिए होता है, तो जो कि हमारा गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड ओनली ट्रू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर बात करें सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स की, तो पहला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है वो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 डिम्ड सस्पेंशन के लिए यूज किया जाता है जब कोई भी रेल कर्मचारी 48 घंटे से ज़्यादा पुलिस हिरासत में ले लिया गया हो, तो जिस समय से उसको हिरासत में लिया गया है उस समय से उसको सस्पेंस माना जाता है। थर्ड की SF3 की अगर बात करें तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट अलाउंस यानी जो निर्वाह भत्ता सस्पेंशन पीरियड में दिया जाता है उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 3 का यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो 4 है वो रिवोकेशंस ऑफ सस्पेंशन यानी निलंबन से बहाली के लिए प्रयोग किया जाता है। SF5 भी और मेजर पेनाल्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। SF6 रिफ्यूजिंग परमिशंस टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्शन करने से मनाही करने के लिए SF6 यानी 6 का प्रयोग किया जाता है। SF7 है वो अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि SF8 है वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स की अपॉइंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि SF10 है 9 को ख़त्म कर दिया गया है वर्तमान में। 10 का प्रयोग जो होता है वह जो कॉमन प्रोसीडिंग्स होता है, जो डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने में SF10 का यानी 10 का प्रयोग किया जाता है, जबकि SF11 है वो माइनर पेनाल्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। इस टोटल जो 11 स्टैंडर्ड फॉर्म्स है इससे काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं जिसको आप याद रखने का प्रयास करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक क्वांटिटिव से रिलेटेड पूछ लिया गया है कि इफ़ अ एड्ज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 50% द परसेंट इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया विल बी, मीन्स यदि इस घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक सरफेस एरिया में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख ले कि सरफेस एरिया का यहाँ पर इंक्रीजमेंट बताया गया है, तो सरफेस एरिया हमारा 6A² होता है फॉर्मूला, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको आप हटा दें तो यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल टर्म हमारा A² आता है। पहले हमारा अगर बात करें कोई 100 अगर हम संख्या है जो बढ़कर हमारा 150 हो जाता है, प्रश्न के अनुसार 50% इंक्रीज किया गया है, तो 100 का अगर स्क्वायर करेंगे और 150 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर आपका 225 00 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इतनी की वृद्धि हो रही है, जिसको अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 125% का इंक्रीजमेंट दिख पा रहा होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी में है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई भी घन के किनारे को 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके सरफेस एरिया में 125% का वृद्धि देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि ए हॉल इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड, यानी ये कोई जो हमारा हॉल है उसकी लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई हमारा 12 मीटर। इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हॉल। इस यहाँ पर अगर हिंदी फॉर्म देखना चाहे अगर आप, तो एक हॉल का 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो हॉल का यहाँ पर वॉल्यूम यानी आयतन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो जो हमारा एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ सीलिंग यानी छत का जो क्षेत्रफल है दोनों इक्वल ही होता है, जो कि इक्वल होता है लेंथ ऑफ
लेंथ इंटू ब्रॉड की मल्टीप्लाई का। लेंथ और जो हमारा चौड़ाई है ब्रॉड दिया गया है, तो 15 इंटू 12 हो जाएगा, जो कि हमारा 180 के बराबर आता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा ये बाद में इसको सम किया गया है, तो आप एक और 80 को ऐड कर ले, तो टोटल आपका जो एरिया आएगा, जो कि एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ सीलिंग का होगा, वो 360 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर 360 नोट कर ले। फिर यहाँ पर बोला गया है कि यह इक्वल है सम ऑफ द फ्लोर ऑफ 4 वॉल्स, जो हमारा 4 दीवार है उसके एरिया के इक्वल्स है, चारों को ऐड करने के बाद। तो एरिया का यहाँ पर बात करें, जो दीवार है उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारा 2 हाइट इंटू लेंथ प्लस चौड़ाई का होता है। तो यहाँ पर लेंथ और जो चौड़ाई है वो दिया गया है 15 + 12 और 2 इंटू हाइट, जो कि इक्वल है हमारा 360 का यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जब आप एच निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो एच यहाँ से निकल कर आपका 20/3 आ जाएगा, 3 मीटर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर एच यहाँ से आपका 20/3 मीटर्स निकल गया। लेंथ यहाँ पर दिया गया है, चौड़ाई भी दिया गया है। तो वॉल्यूम होता है आपका L इंटू बी इंटू एच होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 15 इंटू 12 इंटू 20/3, यहाँ से अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहे, वॉल्यूम आपका निकल कर 1200 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, द व्हील ऑफ अ मोपेड ट्रॉली हैज डायमीटर्स 140 सेंटीमीटर्स, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट बी द व्हील मेक सो डैट द स्पीड ऑफ द ट्रॉली इज 132 km/h। इस एक मोपेड ट्रॉली के पहिए का डायमीटर 140 सेंटीमीटर दिया गया है। पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे ताकि ट्रॉली की गति 132 किलोमीटर घंटा हो जाए। तो यहाँ पर बात करें तो जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल करना है 1 घंटा में, वो 132 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो 132 किलोमीटर से हमारा यहाँ पर है, जिसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर हमारा 100 मीटर के बराबर होता है। तो इस प्रकार अगर बात करें 1000 मीटर्स के बराबर होते हैं, तो 132 ट्रिपल टाइम 0 हो जाएगा, जो आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे यूनिट इसका। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, तो जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे 1 मिनट में वो ट्रैवल करेंगे, तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा किलोमीटर आवर्स में यहाँ पर दिए गए हैं। जिसको अगर आप निकालना चाहे तो 22 यानी 1 मिनट में हमारा 2200 चक्कर्स जो हमारा ट्रैवल कर लेंगे मीटर्स। तो इस प्रकार आपका 2200 ये आपका मीटर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 140 सेंटीमीटर जो दिया गया है वो डायमीटर दिया गया है, तो एक रेवोल्यूशंस में वो कितना चलेगा, तो 2πr यहाँ पर होता है इसका फॉर्मूला, 2 इंटू 20/7 इंटू R140 दिया गया है। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 4.40 मीटर्स, जो कि एक चक्कर्स में चलेगा। टोटल आपका 2200 मीटर चलना है। तो यहाँ पर 2200 मीटर चलने के लिए 4.4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने चक्कर्स लगाएं, क्योंकि एक चक्कर्स में हमारा 4.4 चल रहा है, टोटल हमको 2200 मीटर चलना है। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो टोटल आपको 500 रेवोल्यूशंस लगाने पड़ेंगे चक्कर्स, जो कि 140 सेंटीमीटर्स के डायमीटर्स के होंगे, और वो 132 km/h की रफ्तार पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका इसका सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम सॉल्यूशन भी नोट डाउन कर लिए हैं, जिसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, 10% ऑफ द पॉपुलेशन इन मुंबई सिटी डाइड ड्यू टू कोविड-19। जो 10% पॉपुलेशन है मुंबई सिटी के, वो कोरोना 19 की वजह से मर चुके हैं।
ड्यू टू टेरर एंड पेंडेमिक, जो हमारा भयानक यानी जो भय वगैरह हमारा क्रिएट होते हैं, उससे हमारा रिमेनिंग जो 10% मरने के बाद जो हमारा पॉपुलेशन बचा है उसके 25% भी शहर छोड़ कर भाग गए यानी चले गए। रिमेनिंग जो पोर्शन बचे हैं वो हमारा 4050 है। तो शुरुआत में हमारा मुंबई सिटी की पैंडमिक से पहले कितना टोटल पॉपुलेशन था वह पूछा गया है। यहाँ पर आप हिंदी फॉर्म दे सकते हैं कि मुंबई शहर में 10% आबादी कोविड-19 के प्रकोप के कारण मृत्यु हुई। दहशत के कारण शेष में से 25% ने शहर छोड़ दिया। अब शहर की शेष जनसंख्या 4050 है। तो महामारी से पहले मुंबई शहर की जनसंख्या पूछा गया है। यहाँ पर बात करें तो मुंबई शहर की जनसंख्या पहले अगर x मान ले तो 10% हमारा मर चुका है, तो 90% हमारा रिमेनिंग बच गया होगा। यही बचे हुए पार्ट्स में से हमारा 25% हमारा शहर छोड़ के चला गया। तो नेक्स्ट बचेंगे हमारा 75%, जो कि हमारा इक्वल होंगे 4050 के। यहाँ से आप अगर x के वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो आपका जो पैंडमिक से पहले जो जनसंख्या पॉपुलेशन था मुंबई सिटी का वो आ जाएगा, जो कि 6000 के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपकी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, इफ योर सैलरी इज डिडक्टेड बाई 50% एंड देन सब्सिक्वेंटली इंक्रीजेज बाई 50%, हाउ मच सैलरी विल बी यू लूज। अगर आपकी सैलरी में 50% की कटौती की जाती है फिर बाद में 50% की वृद्धि की जाती है, तो आपको कितना नुकसान सहना पड़ेगा। मान लें कि अगर आपकी कोई सैलरी 100 रुपये है तो 50% का डिडक्शन किया जाता है, तो यह घटकर 50 हो जाएंगे। यानी अब आपकी जो हमारा सैलरी होगी वो 50 आएंगे, फिर इसको 50 को 50% इंक्रीज़ किया जाता है। तो यहाँ पर 50% इंक्रीज़ करने के लिए 150 टाइम्स को अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 75 आएगा, जो कि पहले के मुकाबले 25 कम है। यानी आपको 25% का नुकसान सहना पड़ेगा वर्तमान में। तो यहाँ पर बिल डिक्रीज बाई 25, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 25% को आपका नुकसान सहना पड़ेगा जब कोई सैलरी 50% पहले घटाई जाती है और फिर बाद में उसको 50% की इंक्रीमेंट की जाती है। यहाँ पर यह सॉल्यूशन दिया गया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, इफ द मीन ऑफ ए बी सी इज m, यानी कोई भी 3 संख्या उसकी माध्य यहाँ पर 3m दिया गया है। सेकेंड यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका माध्य 0 है। देन द मीन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए प्लस ए बी और सी का माध्य m है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का माध्य 0 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी प्लस सी का जब माध्य निकालेंगे तो 3 टर्म्स है, तो 3 से आपको डिवाइड करना होगा। जो आपका m दिया गया है तो एक इक्वेशन आपका यहाँ पर बन के आ जाएगा 3m इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। चूँकि आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 अंडर कोष्ठ में आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे, जो कि 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पर ऊपर में आपका दिया गया था कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर माध्य 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो आपका यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 9m स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर आपको मिन निकालना है तो मिन 3 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 9m स्क्वायर को 3 से जब डिवाइड करेंगे 3m स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज अगेंस्ट ऑल लाइव परचेस ऑर्डर्स आर टर्म्ड एज।
इस आउटस्टैंडिंग मात्रा के प्रति सभी लाइव परचेज ऑर्डर्स डैश को कहा जाता है, तो यह कवर्ड ड्यू को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय रेलवे बोर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। रेलवे बोर्ड द्वारा नियमित आधार पर निम्नलिखित में से किस अभ्यास की निगरानी की जाती है। तो इसमें अगर बात करें तो पीएल यूनिफिकेशंस का रेगुलर बेसिस पर मॉनिटरिंग की जाती है। रेलवे जो हमारा रेलवे बोर्ड है उसके द्वारा रेगुलर बेसिस पर इसका मॉनिटरिंग की जाती है। जो हमारा पीएल है, जो यानी प्राइस लिस्ट नंबर जो होता है, उसकी यूनिफिकेशंस की मॉनिटरिंग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, द डिटेल्स डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर्स इज कंटेंड इन। मिस रेलवे प्रशासक को किए जाने वाले बजट आवंटन का विस्तृत वितरण किसमें निहित होता है। तो इसकी अगर बात करें तो यह पिंक बुक के अंतर्गत निहित किए इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन केस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्ट, रेट कॉन्ट्रैक्ट के मामले में क्या है, तो ओनली रेट इज स्टिपुलेटेड किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, द कोडल लाइफ ऑफ बीसीएन वैगन इज। मिस बीसीएन वैगन को कोडल लाइफ कितने ईयर्स का होता है। तो ओपन वैगन का हमारा 30 ईयर्स, और टैंक वैगन की बात करें तो इसकी 40 ईयर्स होता है, और इसके अलावा जो भी हमारा बचे वैगन्स होते हैं उसके 35 ईयर्स होता है। तो कवर्ड वैगन हमारा जो बीसीएन वैगन है कवर्ड वैगन्स के टाइप्स होते हैं। तो इसके लिए हमारा जो कोडल लाइफ होंगे वो 35 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वैगन है हमारा प्रश्न है, द कोडल लाइफ ऑफ बीटीपीएन टैंक वैगन इज। बीटीपीएन टैंक वैगन की कोडल लाइफ की अगर बात करें तो यह 40 ईयर्स के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ बीटीपीएन टैंक वैगन एंड बीसीएल एचएल वैगन्स आर डैश किलोमीटर पर आवर्स एंड डैश किलोमीटर पर आवर्स रेस्पेक्टिवली। इस बीटीपीएन टैंक वैगन और बीसीएन एचएल वैगन की अधिकतम अनुमेय गति क्रमशः कितने और कितने हैं वो पूछे गए हैं। तो बीटीपीएन टैंक वैगन की अगर बात करें मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, तो एम्प्टी कंडीशन में हमारा 80 और लोडेड कंडीशन में 75 होता है। साथ ही साथ बीसीएन एचएल वैगन का हमारा एम्प्टी और लोडेड दोनों कंडीशंस में हमारा और लोड 80 और लोडेड कंडीशन 75 होता है, जबकि बीसीएन एचएल वैगन का हमारा दोनों कंडीशन में 100 किलोमीटर पर आवर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, मोबिलाइजेशंस ऑफ ईआरटी ड्यूरिंग डे एंड नाइट आर डैश मिनट एंड डैश मिनट रेस्पेक्टिवली। दिन और रात के समय जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है उसके निकलने का समय डैश मिनट और डैश मिनट निर्धारित किए गए हैं। तो बात करें ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट की अगर बात करें तो ड्यूरिंग डे के दौरान हमारा 30 मिनट्स और नाइट के दौरान 45 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मोबिलाइजेशंस ऑफ एआरएमबी यानी एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वान ड्यूरिंग डबल एग्जिट एंड सिंगल एग्जिट आर डैश मिनट एंड डैश मिनट रेस्पेक्टिवली। डबल एग्जिट के दौरान यहाँ पर एआरएमबी का मोबिलाइजेशंस पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो डबल एग्जिट के दौरान हमारा 15 मिनट्स और सिंगल एग्जिट के दौरान हमारा 25 मिनट्स होता है, और यह दोनों डे और नाइट दोनों कंडीशंस में यह फॉलो किए जाते हैं। इसको आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर 15 एंड 25 जो यानी 15 एंड 25 है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द पीसीएम यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर ऑफ नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। यानी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के पीसीएमई कौन है वर्तमान में। तो बात करें अगर करेंटली में तो जीके गुप्ता, मिस्टर जीके गुप्ता अभी करंट में
PCME-NF रेलवे का है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें तो अभी करेंटली में 2023 की बात हो रही है, तो यहाँ पर इस पीरियड तक GK गुप्ता PCME-NF रेलवे का है। नेक्स्ट है हु इज द चेयर DRM ऑफ कटिहार डिवीजन। कटिहार डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर कौन है? तो कर्नल SK चौधरी है, जो कि वर्तमान में है 2023 के करंटली सिचुएशंस में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाउ मेनी डेमो सेट्स, यानी जो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स होते हैं उसके DMU सेट्स पूछे गए कटिहार डिवीजन के अंतर्गत में है। तो इस प्रश्न को और डीजल सेट्स दोनों प्रश्न कटिहार डिवीजन से पूछे गए हैं। इस दोनों प्रश्न का आप जवाब बताएं क्या हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव ऑन अकाउंट्स ऑफ मिसकैरेज और एवर्सन्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू डैश डेज इन हर इंटायर कैरियर। मिसकैरेज और गर्भपात के कारण मातृत्व अवकाश की अवधि उसके पूरे करियर में कितने दिनों तक सीमित होनी चाहिए? तो उस केस में बात करें तो 45 डेज अलाइबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर LHV का फुल फॉर्म पूछा गया, वो लिंक हॉफमैन बुश होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन हॉट एक्सेल इज नोटिस्ड इन अ रनिंग ट्रेन इट मस्ट बी स्टॉप्ड। जब भी कोई अगर चलती ट्रेन में हॉट एक्सेल दिखे तो इमिडिएटली उसको रोकवा देना चाहिए, क्योंकि उससे डेलमेंट वगैरह की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, रेल कोच फैक्ट्री और मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री है वो कपूरथला में है, और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश और कपूरथला पंजाब के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, रेल व्हील फैक्ट्री एंड गोल्डन रॉक वर्कशॉप्स आर सिचुएटेड एज, यानी जो रेल व्हील फैक्ट्री और गोल्डन रॉक वर्कशॉप्स कहाँ स्थित है? तो रेल व्हील फैक्ट्री की अगर बात करें तो यलहंका बेंगलोर के अंतर्गत स्थित है, जबकि जो गोल्डन रॉक वर्कशॉप्स है वो तिरुचिरापल्ली यानी त्रिची तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच डिपोट मेंटेन द ओनली तेजस रेक इन NF रेलवे। कौन सा डिपो NF रेलवे के एकमात्र तेजस रेक की मरम्मत करता है? तो बात करें तेजस रेक की NF रेलवे के अंतर्गत, तो वो अगरतला जो हमारा डिपोस है उसको मेंटेन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे इज सिचुएटेड एट, मीन्स नेशनल अकादमी जो इंडियन रेलवे का है वो कहाँ स्थित है? तो वह बड़ोदरा गुजरात के अंतर्गत स्थित है। बड़ोदरा गुजरात के अंतर्गत यह स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रेन 18 है यानी जो वंदे भारत ट्रेन है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है किसके द्वारा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में अभी वर्तमान में इसकी रेक बनाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैंकर टाइप वैगन। निम्नलिखित में से कौन सा एक टैंकर टाइप वैगन नहीं है? तो BTPN हमारा टैंक वैगन है, BTPGLN GN जो हमारा गैस टैंक वैगन है वो हमारा टैंक वैगन के अंतर्गत ही आते हैं, जबकि जो हमारा BTFLN है, चूँकि आप जानते हैं कि जो BTPN होता है उसमें हमारा जो हमारा फ्रेम हो लगा होता है अंडर फ्रेम वो माउंटेड होता है, उस पर बैरल माउंट किए जाते हैं। और जबकि इसके अलावा जो हमारा BTFLN है उसके अंतर्गत कोई भी अंडर फ्रेम माउंट नहीं होता है, डायरेक्ट ही बैरल को बोगी से कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी हमारा टैंक वैगन ही होता है, जबकि BLC एक हमारा कंटेनर वैगन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी टैंकर वैगन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आरआरसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बायो टॉयलेट सिस्टम्स वाज डेवलप्ड बाई, मीन्स बायो टॉयलेट सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो वह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन NF रेलवे, यानी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत कितने डिविजन्स हैं, तो टोटल इसकी 5 डिविजन्स इसके अंतर्गत है। बात करें डिविजन्स की तो कटिहार डिविजन्स, अलीपुरदौर डिविजन्स, लमडिंग, तिनसुकिया और रंगिया, टोटल 5 डिविजन्स नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बॉबियन वैगन इज अ टाइप ऑफ, बॉबियन वैगन एक प्रकार का हॉपर वैगन्स होते हैं, बॉबारेन वैगन्स, ये सारे हमारे हॉपर वैगन्स के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ PWI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो परमानेंट वे इंस्पेक्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे CWI अगर पूछा जाए तो कैरी एंड वैगन इंस्पेक्टर होगा, जबकि PWI परमानेंट वे इंस्पेक्टर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए साउंडिंग ऑफ 3 हुटर्स मीन्स, 3 हुटर्स बजने का अर्थ क्या होता है, तो ART रिक्वायर्ड होता है आउट स्टेशन पर, तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साउंडिंग ऑफ 5 हुटर्स मीन्स, 5 हुटर बजने का अर्थ क्या होता है, तो ART एंड ARME रिक्वायर्ड होता है आउटसाइड स्टेशन पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 प्रश्न यहाँ पर राजभाषा से पूछे गए हैं, जिसमें पहले प्रश्न राजभाषा का है हाउ मेनी चैप्टर्स एंड आर्टिकल्स आर देयर इन अ पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस रेस्पेक्टिवली, भारतीय संविधान के भाग 17 के क्रमशः कितने अध्याय और लेख हैं, तो इसमें अगर बात करें चैप्टर और आर्टिकल्स की अगर, तो 4 चैप्टर्स और 9 आर्टिकल यानी 9 अनुच्छेद इसके अंतर्गत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो आर्टिकल है हमारा वो 353 से लेकर 351 तक वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर स्टेटमेंट से रिलेटेड पूछा गया है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है वह पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है इंडियन स्टेट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 रीजन्स अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, यह सही है क्योंकि ए रीजन्स, बी रीजन्स और सी रीजन्स के अनुसार अंतर्गत हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के अंतर्गत यह भारत को डिवाइड किया गया है, तो यह स्टेटमेंट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो देयर आर 9 स्टेट्स इन रीजन ए, यानी जो हमारा रीजन ए है उसके अंतर्गत टोटल 9 स्टेट्स आते हैं, तो 9 स्टेट्स की अगर बात करें हम यहाँ पर तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये टोटल 9 राज्य हैं जो कि रीजन ए के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो इंडियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली और अंडमान निकोबार, वो भी हमारा स्टेट जो हमारा रीजन ए के अंतर्गत आता है। चूँकि यहाँ पर हमसे स्टेट्स दिए गए हैं तो 9 स्टेट ही केवल आएंगे रीजन ए के अंतर्गत, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर एवरी ईयर, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा 14 सितंबर को प्रति ईयर्स मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बोथ बिहार एंड झारखंड आर इन रीजन ए, यानी रीजन ए के अंतर्गत झारखंड और बिहार है, तो ये भी सही उत्तर हो जाए। हमारा फर्स्ट, सेकेंड और 4 3 स्टेटमेंट हमारा सही है। फर्स्ट, 2 और 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट आर द 3 हिंदी कोर्सेज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित इन 4
हिंदी पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं वो पूछे गए हैं यहाँ पर। तो पहला हमारा है प्रबोध, सेकंड प्रवीण और थर्ड हमारा पराग आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा यानी राजकीय भाषा क्या होगा? तो राजकीय भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो वह अंग्रेजी है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड। इस राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया? तो वह 1967 के अंतर्गत संशोधित किया गया था, यानी अमेंड किया गया था। वहीं अगर बात करें कब पास किया गया था तो यह 10 मई 1963 को यह पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स फर्स्ट पास्ड एंड देन अमेंडेड रेस्पेक्टिवली, यानी पहली बार कब इसको पारित किया गया था राजभाषा नियम को, और कब पहली बार उसको पारित किया गया, संशोधित किया गया था? तो पहली बार पारित किया गया था 1976 के अंतर्गत और संशोधित 1987 के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर स्टेटमेंट से पूछा गया है कि फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज आर रिस्पेक्टिव रीजन्स एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। जो हमारा इस तरफ हमारा स्टेट्स दिया गया है और इस तरफ हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज के जो 3 डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं ए बी सी, उसमें हमारा मैच किया गया है और यहाँ पर पूछे गए कौन सही या गलत से मैच है। तो उत्तर प्रदेश हमारा ए रीजन के अंतर्गत है, सही है। दिल्ली हमारा यूनियन टेरेटरी है, वो भी हमारा रीजन ए के अंतर्गत आता है, सही है। महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात हमारा तीनों जो स्टेट्स आते हैं वो हमारा रीजन बी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शन सही होंगे, तो ऑल आर ट्रू इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर सेम प्रश्न उसी से रिलेटेड पूछा गया फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज एंड रेस्पेक्टिव रीजन्स एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, यानी राजभाषा अधिनियम के अनुसार राज्यों और संघों के राज्य क्षेत्रों और संबंधित क्षेत्रों के नाम से संबंधित है। तो यहाँ पर बात करें बिहार ए रीजन के अंतर्गत आता है, सही है। असम सी रीजन के अंतर्गत आता है, सही है। और वेस्ट बंगाल ये भी हमारा सी रीजन के अंतर्गत आता है। असम से अगर बात करें तो जो भी हमारा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है 7 स्टेट्स सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर वगैरह, वो सारे हमारे सिक्किम वगैरह सारे हमारे रीजन सी के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप जब भी आपसे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स वगैरह पूछ लिए जाए कि कौन से रीजन्स में है तो आप सी रीजन्स को टिक करके ही आए। तो यहाँ पर बात करें तो जितने भी हमारा स्टेटमेंट दिया गया वो सही है। तो यहाँ पर ऑल आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि बीच मिनिस्ट्री टेक्स इंपोर्टेंट डिसीजंस पर्टेनिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? तो बात करें राजभाषा, वो हमारा गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसका निर्णय भी होम मिनिस्ट्री ही लेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, गृह मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री जो कि वर्तमान में अमित शाह है, जो कि इसके मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्री है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ और लास्ट प्रश्न की बात करें तो तमिलनाडु एंड ओडिशा बिलोंग टू द रीजन्स एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1960 पारित किया गया था उसके अंतर्गत तमिलनाडु और उड़ीसा राजभाषा अधिनियम किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह रीजन्स की बात करें तो ये रीजन सी रीजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा पेपर है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।